हाय एवरीवन, मैं अखिलेश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्ट्रगल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जो इंडिया नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है 7QC टूल के बारे में कि 7QC टूल होते क्या हैं, कौन कौन सा 7QC टूल है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखना। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों, क्योंकि आपके इस लाइक से मुझे मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है 7QC टूल। दोस्तों, 7QC टूल बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल टूल होते हैं। 7QC टूल एक माध्यम होता है किसी डाटा को कलेक्ट करने का। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना। एनालाइज डाटा को एनालाइज करके रूट केज को आइडेंटिफाई करने का एक माध्यम है। रूट केज को आइडेंटिफाई करने के बाद एक्शन लेने के बाद जो रिजल्ट है उसको मेजर करने का एक टूल है। दोस्तों, 7QC टूल न्यूमेरिकल डाटा पे काम करता है। दोस्तों, ये 7QC टूल होते हैं जिसमें सबसे पहले चेक शीट, सेकंड पे है पैरेटो डायग्राम, थर्ड पे है केज एंड इफेक्ट डायग्राम, फोर्थ पे है स्ट्रैटिफिकेशन चार्ट, और 5 पे है स्कैटर डायग्राम, 6 पे है हिस्टोग्राम, और 7 पे है ग्राफ्स एंड कंट्रोल चार्ट। दोस्तों, मैं 7QC टूल को एक याद करने का एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे क्योंकि बहुत से वीडियो में मैंने देखा, कमेंट आए थे कि 7QC टूल याद नहीं होते हैं। जैसे दोस्तों लोग पूछते हैं उनके कि 7QC टूल कौन कौन से हैं। दोस्तों, 7QC टूल को याद करने के मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो न आज तक आपको किसी यूट्यूब पे मिला होगा और ना कोई बताया होगा। दोस्तों, ट्रिक है GH SSC PC। दोस्तों, कोई लड़का पीसी पे, पीसी का मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रोफेशनल कंप्यूटर होता है, जो कि नॉर्मली कंप्यूटर को लोग बोलते हैं पीसी। तो दोस्तों, एक लड़का है जो कि पीसी यूज करता है, उस पर वो एसएससी की तैयारी और जीएच की तैयारी कर रहा है। तो शायद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक्स। दोबारा ट्रिक में बताने जा रहा हूँ। GH SSC PC। दोस्तों, इसको हमेशा नीचे से ऊपर लिखें, जैसे G ग्राफ एंड कंट्रोल चार्ट, H हिस्टोग्राम, S स्कैटर डायग्राम, S स्ट्रैटिफिकेशन चार्ट, C केस एंड इफेक्ट डायग्राम, P पैरेटो डायग्राम, और लास्ट में चेक शीट। तो दोस्तों, ये ट्रिक थी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अलग अलग इनके डिटेल्स कि चेक शीट क्या होते हैं, इनके पर्पज क्या होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं चेक शीट पे। इस शीट के अंतर्गत मशीन के चेक पॉइंटों को शो किया जाता है। किसी भी काम को चेक करने के लिए जिन चेक पॉइंट की ज़रूरत होती है वो सभी चेक शीट में डाल दिए जाते हैं, ताकि दोबारा काम करते समय याद करने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, इसके हम पर्पज देखते हैं, पर्पज क्या होते हैं। फर्स्ट पे है चेक पॉइंट को याद नहीं रखना पड़ता है। सेकंड है दिए गए सुझाव को चेक शीट के माध्यम से वास्तविक के रूप में चेक किया जाता है।
निर्धारित फॉर्मेट होने के कारण डाटा कलेक्ट करने में आसानी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे आसान व महत्वपूर्ण टूल है। दोस्तों अब हम इसे चेकशीट को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों एक कोई डाटा है जिसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चेकशीट क्या होते हैं। तो सबसे पहले डाटा लेते हैं, तो इसमें पार्ट का पूरा डिटेल्स दिया गया है जो डाटा लिया गया है, जैसे डेट, डिफेक्ट, पार्ट नंबर, पार्ट नेम, प्रोसेस नेम, चेक मेथड, शिप। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पार्ट नेम में हो गया 4B515, पार्ट नंबर में हो गया 12345 जो कि पार्ट नंबर है। प्रोसेस नेम में फाइनल इन्फेक्शन इन असेंबली। चेकिंग मेथड है 100% विजुअली। शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट। डेट है, डेट में देखते हैं 1, 2, 3, मतलब कि एक हफ्ते की आपको डाटा दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि वन डेट, 1 तारीख को वेल्डिंग डेट, वेल्डिंग इंजन 8, 2 तारीख को 3, 3 तारीख को 5 और 4 तारीख को 3, 6 तारीख को 7। तो दोस्तों ये वेल्डिंग इंजन की क्वांटिटी है जो कि टोटल हम करने पे देखते हैं कि 31 आ रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे डेंट, 1 तारीख को 1, 2 तारीख को 0, 3 तारीख को 0, 4 तारीख को 1, 5 तारीख को 3, 6 तारीख को 1। टोटल करने पे दोस्तों देख रहे हैं 6। तो दोस्तों आपने देख रहा होगा कि जो इनकी क्वांटिटी को हम टोटल करते हैं तो इसमें वेल्डिंग इंजन सबसे अधिक है, उसके बाद सेकंड पे है कोकिंग इंजन। दोस्तों इस डाटा से यही निकलता है कि कौन सी ज़्यादा है, कौन सी कम रेंज है। तो दोस्तों अब चलते हैं सेकंड टूल्स पे। सेकंड टूल्स है पैरेटो डायग्राम। ऐसे बार चार्ट जो डिफेक्ट क्वांटिटी को घटते क्रम में दिखाते हुए उनसे संबंधित एक्शन की प्राथमिकता को डिसाइड करने में मदद करता है। दोस्तों इससे 80-20 रूल पे काम करता है, यानी हम यदि 20% केस पे काम करते हैं तो हमारा 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं पैरेटो डायग्राम के पर्पस क्या होते हैं। इम्पोर्टेंट कारणों को नॉन इम्पोर्टेंट कारणों से अलग करना, एक से अधिक डिफेक्ट को परसेंट कंट्रीब्यूशन को देखने के सबसे आसान तरीका है। दोस्तों इसके की पॉइंट को देख रहे हैं। फर्स्ट है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सभी डिफेक्ट को उसके क्वांटिटी के हिसाब से घटते क्रम में रखते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो अदर डिफेक्ट की क्वांटिटी जितनी भी हो वो हमेशा लास्ट में रखते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें डिफेक्ट देख रहे होंगे कि लेस लोड है, पिन होल है, अंडर कट, बैरिंग डैमेज, हाई लोड। लेस लोड की क्वांटिटी है 14, पिन होल क्वांटिटी है 12, अंडर कट है 5, बैरिंग डैमेज 4, हाई लोड 4। दोस्तों क्वांटिटी को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब कि जो सबसे बड़ा है उसको फर्स्ट, उससे छोटा उससे नीचे, उससे छोटा उससे नीचे,
मतलब जो सबसे छोटा हो तो सबसे नीचे लिखते हैं। दोस्तों डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सबसे बड़ा है उसको फर्स्ट में दिखाई दिया गया होगा, जो उससे छोटा है उससे बाद, उससे छोटा है उससे बाद, और जो सबसे छोटा है सबसे लास्ट में। दोस्तों आपको एक और ऊपर सा एक लाइन दिखाई दे रहा होगा जो कम्युनिटी परसेंटेज को डिनोट करता है। दोस्तों इसमें 3 एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस में जो कि हम डिफेक्ट को दिखाते हैं, वाई एक्सिस में क्वांटिटी को, और जो थर्ड होती है जो कि हम कम्युनिटी एक्सिस परसेंटेज को दिखाते हैं। दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया होगा पारेटो डायग्राम चार्ट। दोस्तों यदि आपको पारेटो डायग्राम के बारे में डिटेल्स की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको एक वीडियो सेपरेट लेके आऊँगा पारेटो डायग्राम के लिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सके नेक्स्ट जो कि टूल्स कौन से हैं। केज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसे स्केला भी बोलते हैं। केज इफेक्ट डायग्राम किसी प्रॉब्लम को वो उसको प्रभावित करने वाले कारणों के बीच रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों इसे इशिकावा भी बोलते हैं क्योंकि इसे प्रोफेसर इशिकावा ने इंट्रोड्यूस किया था जापान में। दोस्तों इसे फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं केज एंड इफेक्ट डायग्राम के पर्पस क्या होते हैं। किसी प्रॉब्लम के रूट केज को तक पहुंचने के लिए किसी संभावित कार्यों की स्टडी करने के लिए यूज होता है। किसी भी प्रॉब्लम को 6M से जुड़े सभी संभावित कार्य एक ही डायग्राम में आ जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं फिश डायग्राम में। दोस्तों फिश डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि मैन, मशीन, मेथड, मेजरमेंट, मटेरियल और मदर नेचर। दोस्तों इससे जो केस होते हैं उसको लेफ्ट, और जो इसके इफेक्ट होता है उसको राइट में हमेशा दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं स्ट्रैटिफिकेशन या फ्लो चार्ट के बारे में। यह स्वयं किसी टूल का महत्वपूर्ण टूल होता है। यह एक ऐसी टेक्निक है जो कि वैल्यू और नंबर को मीनिंगफुल कैटेगरी में तोड़कर दिखाने के काम आती है, जिससे क्विकली हम एनालाइज कर लेते हैं प्रोसेस को। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पर्पस क्या है इसके। अगर एक प्रॉब्लम कई जगह से आने की संभावना है तो स्ट्रैटिफिकेशन द्वारा हम डाटा को तोड़कर यह जान सकते हैं कि वह प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं स्ट्रैटिफिकेशन को डायग्राम के द्वारा और समझते हैं। दोस्तों आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम आरंभ करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद उसको याद करते हैं, याद हुआ या नहीं उसका डिसीजन लेते हैं, यदि नहीं हुआ तो फिर पढ़ते हैं, यदि हो गया तो समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों ये था डायग्राम। अब चलते हैं दोस्तों देखते हैं फ्लो चार्ट के सभी सिंबल के बारे में। फर्स्ट सिंबल है टर्मिनल। यह एक अंडाकार सिंबल है जो प्रोसेस को शुरुआत और समाप्त और रोकने के लिए प्रयोग होता है। किसी फ्लो चार्ट में पहला और अंतिम सिंबल यही होता है। सेकंड सिंबल देखते हैं दोस्तों,
रेक्टेंगल के आकार का है। यह प्रोसेसिंग होता है जिसमें हम प्रोसेस के निर्देश दिए होते हैं। थर्ड हम देखते हैं सिंबल निर्णय या डिसीजन। इस सिंबल का प्रयोग जो कंडीशन का शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर्थ देखते हैं जो इसके सिंबल होते हैं फ्लो लाइन, इसको एक तीर के माध्यम से दिखाया गया होगा। इस सिंबल का यूज हम डायरेक्शन को दिखाने में करते हैं, अर्थात फ्लो चार्ट की दिशा बताती है। 5 है इनपुट या आउटपुट। यह चतुर्भुज का चिन्ह होता है जो इनपुट और आउटपुट आदि को शो करता है। 6 सिंबल है कनेक्टर। फ्लो चार्ट अगर एक पेज से बड़ा होता है तो उसे अगले पेज पे कनेक्टर के सहायता से कनेक्ट किया जाता है। और दोस्तों लास्ट में है जो इसके सिंबल होते हैं डॉक्यूमेंट। फ्लो चार्ट में इसका प्रयोग कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने में किया जाता है। दोस्तों आप देखते हैं स्टेटिफिकेशन के बेनिफिट। फर्स्ट है ये हमें प्रोसेस में सुधार और अवसर को पहचानने में मदद करता है। सेकंड है प्रोसेस को समझाने में मदद करता है। कर्मचारियों और संस्थाओं के बीच वर्किंग जो रिलेशनशिप को साफ रखता है। अब दोस्तों देखते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम दोस्तों दो वेरिएबल डाटा को माध्यम या मध्य रिलेशनशिप को स्टडी करने के काम आता है। तो दोस्तों अब देखते हैं स्कैटर डायग्राम के पर्पस। किन्हीं दो वेरिएबल के मध्य स्ट्रॉन्ग और वीक रिलेशनशिप को जानने में हेल्प करता है। स्टेप्स देख लेते हैं दोस्तों स्कैटर डायग्राम के। फर्स्ट है 2 या 3 वेरिएबल को सिलेक्ट करें जिनका एनालिसिस करना है। सेकंड है डाटा को जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है को वाई एक्सिस में और जो डिपेंड वेरिएबल डाटा है उनको एक्स एक्सिस में रखते हैं। अब डाटा को पुट करें और रिलेशनशिप के स्टडी करें। अब दोस्तों लास्ट देखते हैं हिस्ट्री डायग्राम। इस चार्ट द्वारा रिजेक्शन की फ्रीक्वेंसी निकाल लेती है। जब हम डाटा ले लेते हैं उसके बाद वैल्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा को समझने में मदद करता है हिस्ट्री डायग्राम। यानी डाटा के बाद उसमें हम देखते हैं कि वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन प्रकार है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्तों एक डायमेंशन है जो 10 ± 0.1 है। इस डायमेंशन को एक सीनियर ने अपने जूनियर से कहा कि जाओ और इस डायमेंशन को मेजर करके मुझे कुछ डायमेंशन लाओ। उसके जूनियर ने उस डायमेंशन को लिया और गया मेजर करके कुछ डायमेंशन लाया। उस डायमेंशन को अपने सीनियर को दे दिया। जब सीनियर ने देखा कि इस डायमेंशन में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी वैल्यू कितने बार आई है, तो दोस्तों उसको समझने के लिए हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। फ्लो चार्ट
को समझने के लिए सबसे पहले हम उस वैल्यू में सबसे जो मिनिमम है उस वैल्यू को लिखते हैं, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू को, फिर इनका हम रेंज डिवाइडिंग देखते हैं। उसके बाद उसमें से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है कि कौन सी वैल्यू कितने बार आई है। तो दोस्तों इससे पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यू कितने बार आई है और कितनी कम आई है। तो दोस्तों इस डाटा को समझने के लिए जिस हम चार्ट का प्रयोग करते हैं उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। चलिए दोस्तों अब लास्ट और आखिरी देखते हैं 7q2 जो है कंट्रोल चार्ट। इस चार्ट के द्वारा प्रोडक्ट क्वालिटी मेजर कर उसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट के वैल्यू शो किया जाता है और इसे ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों एक ऐसा लाइन ग्राफ जो प्रोसेस वेरिएशन को टाइम के हिसाब से दिखाने में हेल्प करता है कंट्रोल चार्ट कहलाता है। यह स्पेशल व कॉमन केस को एनालिसिस करने का आसान तरीका है। चलिए दोस्तों अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों मैंने एक डाटा लिया जिसे एक्स बार शीट बोलते हैं। इसमें आपने दोस्तों देख रहे होंगे कि जो इसके डाटा है जो कि अपर लिमिट 39.55 एवं लोअर लिमिट 39.10 है। तो दोस्तों इसको टाइम के हिसाब से हम इसमें शो करते हैं और इसके वेरिएशन में ही हम प्रोसेस को दिखाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा 7q2। दोस्तों आज का ये टॉपिक था 7q2। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों यदि आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें। दोस्तों ये था टॉपिक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं दोस्तों नए एनर्जी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।